नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफ़ॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। जैसा कि आपको पता है ये एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के वीडियोज़ ख़ास तौर पर बनाए जा रहे हैं हमारे साथी अध्यापकगण के लिए और जो स्टूडेंट सिविल सर्विसेज़ की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, ताकि वो एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़कर गहराई से समझ सकें और उन्हें एनसीईआरटी में किसी प्रकार का कोई डाउट न रहे। जी हाँ दोस्तों, यदि आप एनसीईआरटी का कोई भी विषय लाइन टू लाइन पढ़ना चाहते हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे जाइए। वहाँ पे आपको हर विषय की प्लेलिस्ट मिल जाएगी और साथ में क्वेश्चन आंसर के लिए भी अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो दोस्तों चलिए लौटते हैं हमारे आज के अध्याय पे। तो हमने अध्याय नंबर 1 में काफ़ी कुछ पढ़ लिया और हम एक क्वेश्चन का आंसर अब तक तलाश रहे हैं। वो क्वेश्चन है कि भारत के अलग-अलग हिस्सों में अलग-अलग फसलें क्यों बोई जाती है, वो भी अलग-अलग समय पे। तो अलग-अलग समय पे अलग-अलग फसलें क्यों बोई जाती हैं? पहले तो इसका जवाब देता हूँ, क्योंकि भारत में पूरे वर्ष के दौरान जो तापमान है वो अलग-अलग रहता है। गर्मी के मौसम में आपका तापमान बहुत ज़्यादा रहता है और सर्दी के मौसम में क्या आपका तापमान बहुत कम रहता है। और एक वर्षा ऋतु भी, ठीक है? वर्षा के कारण भी क्या तापमान में ताप जो जलवायु है ना उसमें परिवर्तन आता है। इसके कारण क्या अलग-अलग फसलों को अलग-अलग प्रकार का तापमान चाहिए, तो इसलिए वर्ष के दौरान क्या अलग-अलग फसलें बोई जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आपकी सरसों की फसल है, सरसों की फसल को जो तापमान है वो आपका कम चाहिए, तो वो आपकी शीत ऋतु में बोई जाएगी। जो आपकी कपास है उसको तापमान थोड़ा-सा ज़्यादा चाहिए और बारिश ज़्यादा चाहिए, इसलिए वो वर्षा की ऋतु में बोई जाएगी, सर्दी की ऋतु में नहीं बो सकते। तो इसलिए क्या है वर्ष के अलग-अलग समय पर अलग-अलग फसलें बोई जाती है। फिर हम पढ़ रहे थे कि अलग-अलग हिस्सों में अलग-अलग फसलें क्यों बोई जाती है अभी। कहीं पे चाय बोई जाती है, कहीं पे आपका चावल बोया जाता है, कहीं पे गेहूँ। पूरे भारत में एक ही फसल क्यों नहीं बोई जाती? उसका हमने एक बार कारक पढ़ा था तापमान, जलवायु। क्योंकि भारत के अलग-अलग हिस्सों में क्या है अलग-अलग प्रकार की जलवायु है और सभी फसलों को एक जैसी जलवायु नहीं चाहिए। जिस फसल के लिए जो जलवायु उपयुक्त होगी वही फसल वो वहाँ पर उगाई जाएगी। दूसरी चीज़ हमने पढ़ी थी मिट्टी, कि सभी फसलें हम एक ही प्रकार की मिट्टी में नहीं उगा सकते। पूरे भारत में क्या है मिट्टी भी अलग-अलग प्रकार की है, तो इसलिए क्या है वहाँ अलग-अलग प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। उसके बाद हमारा टॉपिक रहेगा आज जल भी, वर्षा आधारित और सिंचित कृषि भी। तो जल के आधार पे भी तो हमने कृषि को 2 भागों में बाँट लिया है। एक तो आपका कौन-सा है वर्षा आधारित भी, जो कृषि आपकी जो फसलें वर्षा पर आधारित हैं, और एक है आपका सिंचित कृषि जिसकी हम सिंचाई कर सकते हैं नहरों के द्वारा, ट्यूबवेल के द्वारा उसके आधार पे। तो इसी के बारे में आज हम डिटेलिंग से पढ़ेंगे। कृषि हेतु जल एक आधारभूत संसाधन है। आधारभूत संसाधन का मतलब वो वस्तु जिसके बिना वो काम हो ही नहीं सकता। तो आधारभूत संसाधन कौन है? आप जल। तो ये मान लीजिए कि जल के बिना कृषि आपकी नहीं हो सकती और ये बात आप सबको पता है। यदि आपका जल ही नहीं होगा, पानी ही नहीं होगा, तो इसके बिना फसलें आपकी उग ही नहीं जाएँगी और फसलें उगेंगी ही नहीं तो आप क्या खेती या कृषि करेंगे भी। जल की उपलब्धता एक महत्वपूर्ण कारक है जो यह निश्चित करता है कि भारत के भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में कृषि कैसे की जाती है। इसने कहा कि जल भी एक कारक है भी, जो आपको बताएगा कि जो खेती है ना, वो किस प्रकार से करी जाएगी। मतलब भारत में जो कृषि की विभिन्नता है ना वो जल पे भी आधारित है भी। हम देखेंगे किस प्रकार से जहाँ आपकी बारिश ज़्यादा होती है या फिर जहाँ बारिश कम होती है, जहाँ नहरें ज़्यादा हैं, वहाँ किस प्रकार अलग-अलग प्रकार की कृषि की जाती है भी। तो ये बात समझ में आई आपको कि जल की उपलब्धता है ना, तो वो भी आपका एक महत्वपूर्ण कारण जो यह निश्चित करता है कि भारत के भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में कृषि कैसे की जाती है भी। जल हमें बताएगा कि कहाँ पर कौन-सी प्रकार की खेती करनी है। ये नहीं कि आपने सिर्फ़ मिट्टी को देख लेंगे, सिर्फ़ आप तापमान को देख लेंगे, ठीक है? या सिर्फ़ आप जलवायु को देख लेंगे, तो आपको जल की उपलब्धता भी देखनी पड़ेगी, तब आप डिसाइड करेंगे कि कौन-सी फसल आपको उगानी है। पाठ्य पुस्तक के इस भाग में सिंचाई की 2 प्रमुख प्रणालियों का विश्लेषण किया गया, वर्षा आधारित कृषि एवं सिंचित कृषि भी। तो चलिए इन्हीं के बारे में हम देखते हैं एक बार, वर्षा आधारित कृषि भी। तो आपको यह बात क्लियर हुई या नहीं हुई कि जल है ना वो भी उस पर ये निर्भर करेगा कि हमें कौन-सी फसल उगानी है। तो आपने कहा सर जलोढ़ मिट्टी है वो आपकी क्या है, चावल के लिए बहुत ज़्यादा उपयुक्त है। तो क्या हम जलोढ़ मिट्टी को देखकर सिर्फ़ चावल बो देंगे? आप कहेंगे नहीं सर, हमें तापमान भी देखना पड़ेगा अभी, ठीक है? कि हमारी की जलवायु किस प्रकार की है और मान लो तापमान भी चावल के लिए उपयुक्त है, तो क्या हम मिट्टी और तापमान को देखकर सिर्फ चावल उगा देंगे? आप कहेंगे नहीं सर, हमें पानी को भी देखना पड़ेगा। पानी क्योंकि चावल को धान है ना आपका, उसको आपको पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में चाहिए। यदि पानी नहीं हुआ ना, तो हम वहाँ पर धान नहीं उगाएँगे। आ रही बात समझ में? तो 3 चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी, जलवायु आपका, फिर मिट्टी और फिर आपको
वहाँ पे पानी की उपलब्धता है या नहीं? पानी को भी आपको ज़रूर देखना पड़ेगा। वर्षा आधारित कृषि वह पद्धति जिसमें कृषि पूर्णतः वर्षा पर निर्भर होती है। इस प्रकार की खेती उन क्षेत्रों में सामान्यतः है जहाँ मानसून ऋतु में पर्याप्त वर्षा होती है भी। तो वर्षा आधारित कृषि कौन-सी है? वर्षा आधारित कृषि वो है आपकी वह पद्धति जिसमें कृषि पूर्णतः वर्षा पर निर्भर करती है। यदि वर्षा होगी तो आपकी फसल होगी, आपके पास सिंचाई करने के लिए वैकल्पिक और कोई संसाधन नहीं है भी। मतलब कुएँ, ट्यूबवेल वगैरह आपके पास नहीं है। सिर्फ़ आपकी कृषि किस पे आधारित है? वर्षा है और यह उन क्षेत्रों में की जाती है जहाँ सामान्य इस प्रकार की खेती उन क्षेत्रों में सामान्य जहाँ मानसून ऋतु में पर्याप्त वर्षा होती है भी। तो ये क्या आपकी वर्षा आधारित है। जहाँ पे मानसून में पर्याप्त वर्षा होती है ना, तो उन क्षेत्रों में क्या वर्षा आधारित की जाती है भी। किंतु वर्षा पर निर्भर रहने वाले कृषकों को सूखे और अप्रत्याशित मानसून जैसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अब देखिए वो किस पे निर्भर हो गए? वो निर्भर हो गए आपकी वर्षा पर भी। बारिश होगी तो फसल होगी, लेकिन इनको मानसून पर निर्भर होना पड़ता है और कई बार यदि वर्षा न हो, मानसून कम हो, अच्छी वर्षा न हो और आपको बताया था मैंने पिछले अर्थशास्त्र में बताया गया है कि किस बारिश को, किस मानसून को अच्छा मानसून बताया गया है। यदि शुरुआत में ही बारिश होगी, वो भी नहीं। ये आपका 1/3 भाग आपका शुरू और लास्ट में होना चाहिए और मध्य में कितना होना चाहिए आपका 2/3 वर्षा होनी चाहिए। पिछले पार्ट में मैंने अच्छी तरह से आपको समझाया था कि बढ़िया बारिश हम किसे कहेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि यदि यहाँ पर आपको बारिश न हो, सूखा आ जाए या फिर अप्रत्याशित मतलब जिसकी हमने गुंजाइश न की हो, जितने हमने सोचा बहुत ज़्यादा बारिश आ जाए या बहुत कम आ जाए, जैसी कठिनाइयों का सामना इनको करना पड़ता भी। इन समस्याओं से निपटने के लिए उन्होंने कुछ अनुकूल उपाय विकसित किए जैसे सूखा प्रतिरोधी फसलों का चयन, जल संरक्षण की पारंपरिक तकनीकों का उपयोग। अब देखिए ये रहते हैं बारिश पे निर्भर भी, ठीक है? यदि बारिश नहीं हुई तो क्या होगा भी? क्योंकि अगर बारिश पे निर्भर तो ये ऐसी फसल उगाएँगे कि जो कम से कम पानी ले भी। तो इन्हें थोड़े से 1-2 उपाय निकाले हैं कि हमें सूखा ना आए, तो एक उपाय तो इन्होंने क्या किया, एक उपाय तो ये किया कि हम वो फसल उगाएँगे सूखा प्रतिरोधी फसलों का चयन मतलब कि जो आपका थोड़ा-सा पानी की कमी हो जाए तो वो झेल ले, उसको इस प्रकार की फसल ये उगाएँगे कि यदि मानसून अगर कम भी हो जाए ना, तो हम ऐसी फसल नहीं उगाएँगे जो मानसून बारिश थोड़ी-सी कम हुई और उस फसल की जो उपज है उस पे असर पड़ा भी। वो इसी प्रकार की फसल उगाएँगे कि जिसमें आपका इतना ज़्यादा असर ना पड़े, तो वो आपकी होती है सूखा प्रतिरोधी फसलें मतलब पानी की अगर कमी हो जाए थोड़ी बहुत, तो भी उन पर ज़्यादा असर नहीं पड़ता भी। और उन्हें जल संरक्षण की पारंपरिक तकनीकों का प्रयोग किया। पारंपरिक तकनीक क्या होती है? पारंपरिक वर्ड मैं आपको बार-बार बता रहा हूँ, जो तकनीक आपकी पारंपरिक का मतलब लंबे समय से भी, तो जो तकनीक आपकी लंबे समय से चली आ रही है, हमारे पुराने पूर्वज करते थे, तो वही तकनीक जल इकट्ठा करने के लिए करते हैं भई। ठीक है, आपको ये सिंपल सी बात है, जो आपकी वर्षा आधारित कृषि ना, ये उन क्षेत्रों में की जाती है जहाँ पर्याप्त मात्रा में क्या है मानसून आती है, वर्षा होती है। लेकिन कई बार क्या होता है कि मानसून नहीं आने के कारण इनको कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है अभी, ठीक है? क्योंकि ये है तो नहीं कि भगवान के पास जाएँगे या फिर जहाँ जाएँगे कि बारिश करवा दो, बारिश तो नेचुरल है, इनका कोई वश नहीं है। तो इनको कई बार समस्या का सामना करना पड़ता है, उस समस्या के लिए इन्होंने क्या किया है, एक तो सूखा प्रतिरोधी फसल उगानी स्टार्ट की है और जल को संरक्षित करना भी इन्होंने स्टार्ट किया है अभी, जल को इकट्ठा कर ले बाद में काम आ जाए भी। उसके बाद सिंचित कृषि भी। सिंचित कृषि में फसलों को पानी देने के लिए कृत्रिम विधि का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार की सिंचाई खेती की पैदावार बढ़ाने और मानसून की वर्षा पर निर्भरता कम करने के लिए बहुत आवश्यक है अभी। तो ये कहता है कि यहाँ पर जो सिंचाई की जाती है ना, पहली वाली में तो क्या थी, जो वर्षा आधारित थी, जो सिंचाई थी वो वर्षा से ही होती थी भी। लेकिन यहाँ पर क्या है, सिंचित कृषि में फसलों को पानी देने के लिए कृत्रिम विधि का उपयोग किया जाता है। यहाँ पे कृत्रिम विधि का मतलब क्या है, आपने पहली जो वर्षा आधारित कृषि थी उसमें कौन-सी विधि थी? उसमें नेचुरल विधि मान लीजिए आप प्राकृतिक विधि की बारिश होगी प्राकृतिक रूप से आपका कोई वश नहीं है। इसका मतलब मानव ने कुछ विधियाँ निर्मित की, मानव ने कुछ सोर्स बनाए हैं, उसके माध्यम से क्या है आपका पानी दिया जाता है। ठीक है? इस प्रकार की सिंचाई खेती की पैदावार को बढ़ाने और मानसून की वर्षा पर निर्भरता कम करने के लिए बहुत आवश्यक है। अब पहले वाली जो खेती थी ना, तो उसमें क्या था कि मानसून की वर्षा पर निर्भर रहते थे वे किसान। क्या थे? मानसून की निर्भरता पर रहते थे कि मानसून अगर हुई तो आपकी फसल बढ़िया होगी, नहीं तो नहीं। लेकिन मानव ने क्या किया है, किसान ने खेत में कुआँ लगा लिया अपने भी, ठीक है? या फिर उसने नहर नहर का निकल गई उसके खेत के पास से, तो क्या अब वो सिंचाई के लिए
मानसून पर निर्भर रहेगा? आप कहेंगे सर नहीं रहेगा। यदि उसकी फसलों को पानी की ज़रूरत होगी तो कुआँ लगा के या फिर नहर नहर से क्या कर लेगा, पानी लगा लेगा। अभी उसको मानसून पर इतना ज़्यादा निर्भर नहीं है। तो ये क्या किसके लिए ज़रूरी? ताकि हम मानसून की वर्षा पर निर्भरता कम करने के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है अभी। ठीक है? ताकि कभी बारिश न हो तो भी हमारी फसलें खराब न हो और हमें सूखे का सामना न करना पड़े कभी भी। भारत में सिंचाई का इतिहास अत्यंत पुराना है। सिंधु सभ्यता के समय से ही समाज विभिन्न प्रकार की जल संरचनाओं का निर्माण होता रहा है। तो उसने कहा कि जो सिंचाई का इतिहास है ना भारत में बहुत पुराना है अभी। जैसे आपने खेती का इतिहास पढ़ा था 7-8 हज़ार ईसा पूर्व, तो उसने कहा कि जो हमने पानी के जो स्रोत है ना इकट्ठा करने के साक्ष्य कुएँ वगैरह, उसके साक्ष्य हमें सिंधु घाटी सभ्यता से ही मिले हैं अभी। संपूर्ण देश में जल संरचनाओं एक बार ये फैक्ट देख लीजिए। वीरमगाम भी क्या है आपका? वीरमगाम गुजरात में स्थित है यह मुनसर झील भी। क्या आपका? मुनसर झील। फैक्ट आप याद रखिए भी। क्या है जो फैक्ट है ना आपको ये याद रखने भी। वीरमगाम में है ये स्थित क्या आपकी मुनसर झील। आपसे पूछ सकता है कि मुनसर झील कहाँ पर स्थित है। ये आपकी जो एनसीईआरटी के फैक्ट है ना, मान लो तो कि आप स्टैटिक जीके में झीलों के टॉपिक कर रहे हैं, लेकिन आपसे जो एनसीईआरटी में झील दे रखी ना, वो आपको जरूर जरूर याद होनी चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ मैं, ठीक है। भारत के अनेक नगरों की झीलों की भांति ही लोगों द्वारा बनाई गई झील है 11वीं शताब्दी में चालुक्य वंश की रानी मीनल देवी ने निर्मित किया था। अभी ये और याद करना है कि किसने निर्मित किया था। चालुक्य वंश की रानी मीनल देवी ने इसको निर्मित किया था, इसका निर्माण करा था। इसके किनारों पर छोटे मोटे मंदिर, कुछ बड़े मंदिर हैं। इन मंदिरों की उपस्थिति इस बात को स्पष्ट करती है कि जलाशयों की परंपरागत रूप से पवित्र माना जाता था। अब मंदिरों को इनके किनारे क्यों बनाया गया अभी? तो इसलिए क्योंकि शायद जलाशयों को भी क्या पवित्र मानते थे भी, ठीक है। तो आपको एक सिर्फ एक बात याद करनी, जो मुनसर झील है भी, क्या नाम है? मुनसल झील भी। क्या नाम बताया आपको? मुनसर झील कहाँ है आपकी? ये गुजरात में है। अगर ये छोटा नाम याद न रखो वीरमगाम, तो इसको जरूर याद रखना कि मुनसर झील गुजरात में है और इसका निर्माण करा था चालुक्य वंश की रानी मीनल देवी ने भी। किसने? मीनल देवी ने इसका निर्माण करवाया था। चीज़ें क्लियर? यही फैक्ट है जो आपको एग्जाम में आगे ले जाएंगे दूसरों से भी, ठीक है। अदरवाइज जो बच्चे स्पेशल सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं भी, आगे बढ़ जाएं। ठीक है, तो कि एक समृद्ध शब्दावली विकसित हुई भी। तो उसने कहा कि जो पुरानी हमारी जो संरचनाएं है ना, तो उसमें कुछ पानी से संबंधित चीजें हमने बनाई। जो संरचना बनाई, जैसे टंकी बना दी, घड़े बना दिए, गिलास है, तो ये आपके थर्मस है, पानी से संबंधित है ना। तो पारंपरिक रूप से हमने कुछ चीजें विकसित की, जिनका मतलब क्या है भी। ये सारी जो नाम आपको दिए गए हैं, ये आपके जल संग्रहण से संबंधित है। क्या है? जल संग्रहण से, जल इकट्ठा करने का कोई ना कोई ये स्रोत है भी। जैसे कुल भी, कुल आपने परिवार के तौर भी पढ़ा है, लेकिन ध्यान रखना कि कुल क्या है आपका? जल इकट्ठा करने की एक संरचना भी। कुंड, कुंड भी है भी। आहर, पोखर, खडीन, राकेरे, कोलम, सुरंगम, तड़ागम और एरी आदि, ये सब क्या है आपके? जल संरचनाएँ हैं। क्या आपकी? जल संरचनाएँ हैं भी। जैसे जोड़ बोल दे देते होंगे आप, जगह की जगह तालाब बोल देते होंगे, तो ये उसी प्रकार अलग-अलग शब्दावलियों में अलग-अलग नाम है भी। आपको चीज़ें समझ में आई? मैं क्या कहना चाहता हूँ? ये सब जल की संरचनाएँ हैं भी, ठीक है। कुल, कुल भी आपका जोड़ जैसी कोई चीज़ है। कुंड भी, कुंड तो आपने टंकी पढ़ा होगा, राजस्थान वाले एरिया में कुंड बोलते हैं। जो पानी की टंकी होती है ना नीचे ज़मीन वाली, उसको क्या बोलते हैं? कुंड। आहर है, ये पोखर है आपका, तालाब, खडीन है, ये सब मतलब पानी इकट्ठा करने के स्रोत है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ भई, ठीक है। एक राजस्थान में एक और आता टाका, इसने छोड़ दिया। पुरानी जो एनसीईआरटी ना, उसमें था आपका टाका भी। क्या था आपका? टाका, वो आपको ध्यान रखना। कुछ पारंपरिक सिंचाई प्रणालियों में फड प्रणाली और बांस की बूंद सिंचाई प्रमुख है भी। तो ये दो प्रणाली है भी। जो पारंपरिक सिंचाई प्रणाली है, किस प्रकार की? पारंपरिक मतलब जो हमारे कई सालों से लगातार चली आ रही, पुराने समय से भी। तो यहाँ पे आपकी ये जो न्यू एनसीईआरटी में जो फड प्रणाली है ना, तो ये आपकी प्रमुख है भी। बांस की बूंद बूंद सिंचाई हम बार बार पढ़ चुके हैं। प्रमुख है। कृषक छोटे छोटे तालाब भी निर्मित करते हैं, जिसमें वर्षा के जल को एकत्रित किया जाता है, जिससे यह मृदा को दीर्घकाल तक नमी प्रदान करते हैं भी। ठीक है, तो हमें दो, एक प्रणाली फड प्रणाली और एक है बांस की बूंद बूंद प्रणाली, जो आपकी काफी लंबे समय से हमारे पूर्वज करते आ रहे हैं भी। ठीक है, ये बात आपको याद करनी हो। क्या? तालाब बनाकर वर्षा का जल भी इकट्ठा हो
करते हैं अभी। फड़ प्रणाली क्या है अभी हम इसको देखते हैं अभी पहले। फड़ प्रणाली सामुदायिक सिंचाई व्यवस्था है जो विशेष रूप से महाराष्ट्र राज्य में प्रचलित है। इसमें छोटी नहरों द्वारा नदी के जल को खेतों तक पहुँचाया जाता है अभी। जो ये फड़ प्रणाली है ना, जो फड़ प्रणाली है, ये सामुदायिक सिंचाई व्यवस्था है अभी। सामुदायिक मतलब पूरे समुदाय के लिए उपलब्ध है। इसमें छोटी नदियों से भी, जो विशेषकर महाराष्ट्र राज्य में प्रचलित है, इसमें छोटी नहरों द्वारा नदी के जल को खेतों तक पहुँचाया जाता है अभी। इसमें क्या है कि जो छोटी नहर है ना, तो उसके जल को कहाँ नहरों तक पहुँचाया जाता है जोड़ के भी। ठीक है? और कहाँ फेमस है ये आपकी क्वेश्चन आएगा, जो फड़ सिंचाई प्रणाली है वो कहाँ पर आपकी प्रसिद्ध है, वो आपका विशेषतः महाराष्ट्र वाले इलाके में क्या है वो फेमस है, प्रसिद्ध है वहाँ पे। पूर्वोत्तर भारत के कुछ क्षेत्रों में बाँस ड्रिप, जो आपका बाँस वाला वो कहाँ है? पूर्वोत्तर भारत में भी। आपको स्थान पूछ सकता है अभी। बाँस ड्रिप प्रणाली से सिंचाई की जाती है। यहाँ कृषक परंपरागत रूप से जल स्रोतों से पानी अपने खेतों तक पहुँचाने के लिए बाँस की नलिकाओं का प्रयोग करते हैं। मान लेते हैं कोई पहाड़ों में, असम वगैरह पहाड़ी एरिया, कोई झरना निकल रहा है अभी। क्या है आपका, कोई झरना निकल रहा है अभी इस प्रकार से। ये आपका झरना पानी गिर रहा है यहाँ पर भी, यहाँ पर पानी गिर रहा, वो क्या करेंगे, बाँस लगाएँगे इस प्रकार से भी। ठीक है? और यहाँ पे मान लेते हैं कोई उन्होंने पौधा उगाया हुआ है ये, तो यहाँ पे क्या करेंगे, बाँस के माध्यम से क्या है इस प्रकार से वो ले जाएँगे भी। और इस पौधे में यहाँ इसको ड्रिप से, और इस प्रकार से आगे पौधे होंगे वहाँ तक ये पहुँचा देंगे, और ये यहाँ से अटैच कर देंगे, बाँस है ये आपका ये। ठीक है? और ये आपका पानी गिरा, क्या गिरा? झरने में से। इस प्रकार ये क्या है, पानी के स्रोत से अपने पौधे तक किसकी सहायता से, बाँस की नलिकाओं की सहायता से पानी ले जाते हैं, और वहाँ पे बूँद-बूँद पानी गिरता रहता है, लगातार वो चलता रहता है अभी। चीज़ें क्लियर आपका? इस पाठ में भाग 1 में आप कलनई से परिचित हुए थे, जो एक भव्य बांध है अभी। और जो किसने बना था कलनई? आपके राजा कृपाल ने कावेरी नदी पर निर्माण कराया था अभी। देखो आपको सारी चीज़ें क्लियर होगी। कैसे है आपकी सारी चीज़? कैसे क्या है आपका? कलनई है अभी। क्या आपका? कलनई है। रिवीजन भी आपका हो रहा है साथ-साथ। कलनई कौन-सी नदी? कावेरी नदी पे। किसने बनाया था? करिकाल ने बनाया था। तो ये देखिए आपका कै कलनई हो गया अभी। ठीक है? यह एक भव्य और जल की दिशा को प्रेरित करने वाली प्रभावशाली संरचना, जो हज़ारों हेक्टेयर, ये क्या है कि जल की जो दिशा है ना वो प्रेरित कर दी। मान लो नदी बह रही है, सामने क्या बना दिया, बाँध बना दिया, तो इस साइड पानी निकलने लगा, तो इस साइड वाले क्षेत्रों में क्या है आपकी सिंचाई कर दी जाने लगी भई। चीज़ें क्लियर? कोई डाउट नहीं आपको? समय के साथ सिंचाई प्रणालियाँ उपायों से विकसित होकर उन्नत तकनीकों में परिवर्तित हो गई। तो ये क्या, समय के साथ सिंचाई प्रणालियाँ भी, पहले देखो सिंचाई प्रणाली कितनी सरल थी कि छोटा-मोटा बाँध बना दिया, उसको आपके माध्यम से ले गए नालियों के माध्यम से, या फिर बाँस के द्वारा, इस प्रकार 2-3 आपने पढ़ी है अभी, सिंपल आपकी सिंचाई प्रणाली थी अभी। ठीक है, लेकिन अब ये क्या विकसित होकर उन्नत तकनीकों में परिवर्तित हो गई। आधुनिक सिंचाई तकनीकों में बूंद-बूंद ड्रिप और छिड़काव सिंचाई सम्मिलित है अभी। आज की जो आधुनिक है ना आपकी, वो क्या है, एक तो ड्रिप इरिगेशन है अभी। क्या आपकी? ड्रिप इरिगेशन है अभी। इरिगेशन क्या होता है? इरिगेशन इंग्लिश में क्या किसको बोलते हैं? सिंचाई को हम बोलते हैं अभी। तो ये आधुनिक है अभी। जो अब तक आपने पढ़ी थी वो क्या थी आपकी? हमारी पारंपरिक थी। पारंपरिक कौन-सी पढ़ी थी हमने? 2 पढ़ी है सर। एक तो फड़ पढ़ी है, और एक हमने आपका बूंद-बूंद बाँस सिंचाई योजना भी। योजना नहीं बोलेंगे आप, उसको विधि बोलेंगे भी, ठीक है? तो यहाँ पर क्या होगा कि फड़ में तो क्या था, हम क्या छोटी नदियों को नहरों से जोड़ते हैं, महाराष्ट्र में प्रचलित है। और ये आपकी बाँस वाले क्या थी, हम बाँस की नलिकाओं के माध्यम से क्या है पानी को पानी के स्रोत से पौधे तक पहुँचाते हैं, आपकी बाँस नलिकाओं द्वारा होगी। अब हमें देखना जो आज की आधुनिक है, तो इसे बूंद-बूंद सिंचाई बोलते हैं, जिसे मंद-मंद सिंचाई, ट्रिकल इरिगेशन भी कहा जाता है। तो ये आपको अगर आपने दे दिया, आपने पढ़ा अब तक बूंद-बूंद भी, लेकिन पेपर में आ गया मंद-मंद सिंचाई क्या है अभी? क्या है? मंद-मंद सिंचाई योजना क्या है, या फिर ड्रिप इरिगेशन क्या है, बूंद-बूंद सिंचाई क्या है, या फिर इन तीनों को छोड़ दिया और आपको दे दिया ट्रिकल इरिगेशन। क्या दे दिया? ट्रिकल इरिगेशन क्या है अभी? तो तीनों चारों शब्दों का मतलब क्या है? एक ही है अभी। भी कहा जाता है। इसमें नलिका और उत्सर्जकों के जाल के माध्यम से जल धीरे-धीरे और सीधे-सीधे पौधों की जड़ों तक पहुँचाया जा सकता है। उत्सर्जक मतलब जो आपके निकलते हैं ना, पानी निकलता है जिससे, उसको क्या बोलते हैं? उत्सर्जक बोलते हैं अभी। तो इसमें क्या होता है अभी? ये देख लीजिए आप, यहाँ से इसका एग्ज़ाम्पल भी है अभी। ये आपको दिख रहा? तो ये नलियाँ बिछाई हुई हैं अभी।
आपको कहेंगे सर आपको ये दिख रही होंगी ये। हाँ सर हमें दिख रही है। तो यहाँ पे क्या होता है कि इसमें ये उत्सर्जक छोटे-छोटे होल होते हैं जिसको आप बंद ढक्कन वगैरह के टाइप के भी इस नलकी में। तो जहाँ पे पौधा है ना, तो उसी का हम वहाँ पे ऐसे करके निकाल देंगे। जहाँ पे पौधा है वही निकाल देंगे। हम सिर्फ़ पानी कहाँ गिरेगा, इस पौधे की जड़ में गिरेगा भी। तो वो आपका टपका-टपका कर गिरेगा, तो इसलिए हम बोलते हैं इसको ड्रिप इरिगेशन। क्या बोलते हैं? ड्रिप इरिगेशन भी। और आपको 2-3 नाम दिए वो आपको याद करने हैं भी। तो इसमें देखिए छोटे-छोटे ने लिखा होगा, एक जाल बिछा जाता है जिससे छोटे-छोटे छिद्र हैं। ये ने लिखा है जल के किसी स्रोत से जुड़ी होती हैं। ये क्या है? जल के किसी स्रोत से जुड़ी होती है और जब जाल प्रवाहित किया जाता है तो यह छिद्रों से धीरे-धीरे निरंतर टपकता रहता है, जिसमें केवल जड़ों को पानी मिलता है। इस लक्षित से जल आपूर्ति से यह सुनिश्चित होता है कि जल का उपयोग कुशलता से हो और जिससे अपव्यय कम। इसका मतलब ये है कि पानी का उपयोग क्या है आपका, सिर्फ़ पौधों को ही मिले, फालतू में पानी खर्च ना हो। यदि यहाँ पर ये नहीं थे हम सीधा पानी लगाते ना, तो देखिए पानी कहाँ-कहाँ जाता? आप कहते सर यहाँ जाता, आपको दिख रहा है क्या? हाँ, दिख रहा है। जैसे मैंने कहा था ना, जहाँ पौधा नहीं है भी, तो यहाँ पानी का क्या काम था? यहाँ पानी की आवश्यकता थी क्या? आप कहेंगे सर यहाँ तो हमें पौधा ही नहीं दिख रहा है, यहाँ पानी की क्या आवश्यकता थी? इसका मतलब अगर हम सीधे पानी लगाते ना, तो पानी वेस्ट होता, ये हमारा वाष्प बनकर ऊपर चला जाता। हमें पानी कौन-सा काम आएगा? हमें पानी वही काम आएगा जो इस क्षेत्र में होगा भी। कौन से क्षेत्र में? यहाँ पौधा जड़ों में भी। तो ये क्या पानी का अपव्यय भी, वेस्ट होने से बचाती है भी। ये क्या है? यहाँ पे पानी की हमें आवश्यकता थी और यहाँ हमने क्या किया? टपका सिंचाई द्वारा क्या कर दिया? पहुँचा दिया भी। तो नाम इसके आपको याद हो जाएँगे चारों। एक बार दोबारा पढ़ लीजिए। बूँद-बूँद सिंचाई, ड्रिप इरिगेशन, मंद-मंद सिंचाई और आपका ट्रिकल भी। मेन आप इसमें ड्रिप वाले भी आपको याद रह जाएगा। ड्रिप मतलब ड्रॉप, बूँद-बूँद हो जाएगा। मंद-मंद में पता धीरे-धीरे यही चलती है। ट्रिकल वाला आप याद रखना भी। क्या याद रखना? ट्रिकल वाला शब्द आप याद रखना भी। फुहारा सिंचाई भी। फुहारा सिंचाई तो बिल्कुल आसान है, ये भी याद रखने तकनीक है। इसमें क्या है कि स्प्रिंकलर स्प्रिंकलर क्या होता है? आपका फुहारा होता है। इस सिंचाई में जल को वायु में फुहार के रूप में डाला जाता है, जो कृत्रिम बारिश की भांति फसलों पर गिरता है। कृत्रिम बारिश मतलब प्राकृतिक बारिश जो प्राकृतिक रूप से होगी। हम क्या कर रहे हैं? अब पौधों को तो नहीं पता कि पानी कहाँ से आ रहा है अभी। वो तो ये पता है कि जैसे बारिश हो रही है अभी, ठीक है? पौधों को तो ऐसा ही महसूस होगा, ठीक है? तो ये क्या आप कृत्रिम बारिश करें, मतलब पानी का हम छिड़काव करें फुहारों के माध्यम से भी, ठीक है? ये आधुनिक सिंचाई विधियाँ जल की अधिक कुशलता से उपयोग करने में सहायक करती है। अब ये ना जो आपकी, ये छिड़काव वाली में क्या फ़ायदा आप बताइए मुझे? कैसे पानी की बचत होती है अभी? अब छिड़काव वाली बता दो, उसमें तो आपको पता चल गया। यहाँ पे छिड़काव वाले में क्या है देखिए, आपको फसल उगा रखी है आपने यहाँ पर भी। हम मान लेते हैं एक किसान ने यहाँ पे उगा रखी है, इस हिस्से में ए में और एक हिस्से में बी ने भी। ए ने क्या किया? ए ने यहाँ से पानी का स्रोत लेके आया, पाइप बिछा के लेके आया और यहाँ छोड़ दिया खुला पानी भी। क्या छोड़ दिया? खुला पानी छोड़ दिया। धीरे-धीरे पानी इस प्रकार से बढ़ रहा है अभी, ठीक है? और ए ने क्या बी ने क्या किया? बी ने लाइन बिछा के यहाँ पे फुहारा लगा दिया, यहाँ पे आपका फुहारा, यहाँ पे फुहारों से पानी चल रहा है अभी। क्या है? फुहारों से पानी चल रहा है। तो इस प्रकार पानी हम लगाते हैं ना, तो इसमें पानी की अधिक आवश्यकता पड़ेगी। पूरी तरह भरकर, यदि खेत आपका रेतीला है, तो पानी जल्दी से आपकी पानी आगे बढ़ेगा ही नहीं भी, ठीक है? अगर रेतीली मिट्टी है ना आपकी, तो उसमें ये तो योजना काम करेगी, उसमें कौन-सा काम आएगा? फुहारा, छिड़काव वाली योजना काम करेगी भी। तो छिड़काव वाली योजना से क्या होगा? हम कम पानी में भी हमारी फसलों को सिंचित कर सकते हैं भी, ठीक है? और इसमें पानी की आवश्यकता ज़्यादा होती है भी और ध्यान रखना है, खासकर जहाँ रेतीली मिट्टी होती है, वहाँ पे आपकी फुहारा सिंचाई योजना वो बहुत काम आती है भी। ये आधुनिक सिंचाई विधियाँ जल को अधिक कुशलता से उपयोग करने में सहायता करती कि हम जल को और अच्छे तरीके से यूज़ कर पाएँ, इसमें हमारी सहायता करती है भी। यूज़ कर पाएँ मतलब प्रयोग कर पाएँ। यह अत्यंत आवश्यक है क्योंकि भारत के अनेक क्षेत्रों में भूमिगत जल भंडार शीघ्रता से कम हो रहा है। सिंचाई पर ये क्या, हमें पानी की बचत ज़रूर करनी चाहिए, ठीक है? ज़रूरी भी है क्योंकि जो भूमिगत जल भंडार है ना, भूमि के नीचे जल है वो क्या हो रहा है? धीरे-धीरे कम हो रहा है, तो इसलिए हमें पानी को सोच समझ कर प्रयोग करना चाहिए भी। सिंचाई प्रणालियों के विकास का भारत के कृषि प्रदेशों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है, जिससे अल्प वर्षा वाले क्षेत्रों पर भी कृषि संभव हो गई। इसने कहा कि जो सिंचाई की प्रणालियाँ विकसित हुई ना, कुएँ आपने लगवा दी, नहरें आपने बिछा दिया, तो भारतीय कृषि पर भी इसका प्रभाव पड़ा क्योंकि जहाँ पर
आपका पानी उपलब्ध नहीं था, वर्षा कम होती थी, वहाँ पे खेती नहीं की जा सकती थी, लेकिन हमने सिंचाई विधियाँ विकसित कर ली है, इसलिए उस हिस्से पर भी खेती होने लगी जहाँ पर आपकी खेती नहीं होती थी भी। ठीक है, जिससे अल्प कम वर्षा होती थी उन वाले क्षेत्रों में भी आपकी खेती बढ़िया होने लगी क्योंकि हमने कृत्रिम सिंचाई का प्रबंध कर लिया है अभी। इससे फसलों के उत्पादन और देश के लिए अधिक स्थिर खाद्य आपूर्ति सुनिश्चित करने में सहायता की है अभी। तो यहाँ से इस लाइन को समझ लीजिए एक बार कि इसने देश के लिए अधिक स्थिर खाद्य आपूर्ति भी। स्थिर खाद्य आपूर्ति क्या होती है? स्थिर खाद्य आपूर्ति होती है कि हमें उसमें टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं, हमारे पास लंबे समय तक का भोजन रह जाता है अभी। ठीक है, एक आदमी बताता हूँ अभी, एक आदमी फसल उगाता है अभी, ये ए आदमी, और ये आपका 1 साल में खाता है, मान लेते हैं 10 क्विंटल खाता है, क्या खाता है? 10 क्विंटल भी। ठीक है, इसने फसल उगाई 10 क्विंटल हो गया अभी, कितना हो गया? 10 क्विंटल, तो 1 साल तो इसको कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है ना, तो इसकी क्या होगी? स्थिर खाद्य व्यवस्था होगी 1 साल के लिए भी। अगर इसके बी भी 10 क्विंटल खाता है और बी के कितना 2 क्विंटल अनाज हो तो इसको टेंशन रहेगी, सर अगर कुछ हो गया तो खाना खत्म आपका हो जाएगा अभी, 2 महीने का ही मेरे पास खाना है। उसी प्रकार पहले भारत पे क्या था आपका खाद्य पदार्थों की कमी थी, लेकिन जब हमने सिंचाई की व्यवस्था कर ली, हमने बढ़िया बीज ले आए, तो हमें क्या है कि खाना जो खाद्य पदार्थ थे उनका उत्पादन बहुत ज़्यादा कर लिया और हम क्या हो गए? स्थिर हो गए खाद्य पदार्थों में। तो हमें इतनी टेंशन नहीं है कि भारत में कभी खाने की कमी होगी भी। चीज़ें क्लियर आपको? अब हम बात कर लेते थोड़ी सी बीज की भी। किसकी? बीज की। इसी लेक्चर में कर लें, आगे वाले में करें? इसी में कर लेते हैं अभी। बीज कृषि का एक महत्वपूर्ण घटक है जो पीढ़ी दर पीढ़ी बीज सुरक्षित रखे जाते हैं, सामुदायिक स्तर पर उन्हें सुरक्षित रखा जाता है, आपस में बांटा जाता है। कुछ क्षेत्रों में महिलाएं विवाह के पश्चात अपने ससुर से ले जाने वाले उपहारों के रूप में भी आपके बीज को ले जाती है, बीज फसलों के बीज भी। ये एक महत्वपूर्ण घटक है बहुत। अब देखिए, ठीक है, बीज क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि सारी चीजें बीज पे डिपेंड है। यदि आपका बीज जो आप बो रहे फसल का वही आपकी अच्छी क्वालिटी का नहीं, तो पौधा भी आपकी अच्छी क्वालिटी का नहीं है। तो परिवारों में पीढ़ी दर पीढ़ी बीज सुरक्षित रखे जाते हैं। कुछ ऐसी फसल होती है खास, ठीक है, वो देते हैं। उसका पौधा क्या होता है कि उन्होंने कोई गेहूं बोया या फिर कोई भी फसल बोई, तो उन्होंने देखा अब की बार जो गेहूं का अनाज हुआ ना, वो खास है भी, उसका दाना मोटा भी है, उसका दाना लंबा है, मतलब बहुत अच्छा स्वाद भी खाने में। तो वो क्या करेंगे, उस गेहूं में से आपका बचा के रख लेंगे 10 किलोग्राम या कुछ भी, कि हम इसको क्या करेंगे, बीज के इस्तेमाल में करेंगे कि अगली बार यही हम बोएंगे ताकि इसी प्रकार की क्वालिटी हमारे आने वाली फसल में हो। ठीक है, आगे बात समझ, क्यों सुरक्षित रखते हैं? परिवारों में पीढ़ी दर पीढ़ी बीज को सुरक्षित रखे जाते हैं, सामुदायिक स्तर पर उन्हें संरक्षित रखा जाता है। सामुदायिक स्तर मतलब सारे समुदाय, कोई गांव है तो उसमें क्या है कि एक प्रकार की फसल, उसको बीज को सुरक्षित रखा जाता है और आपस में बांटा जाता है। कुछ क्षेत्रों में विवाह के पश्चात अपने ससुराल ले जाने वाले उपहारों के रूप में भी क्या है, विवाह के पश्चात ले जाते हैं, जब दहेज बोलते हैं जिसको आप, तो आपका कन्यादान होता है। तो उसमें क्या है आपका, सॉरी, कन्यादान में सुनिए, कन्यादान आपका 2 प्रकार से होता है। एक होता है कन्या के लिए दान और एक होता है कन्या का दान। जो आपके पेपर में अगर मान लो कि कन्यादान पूछे जाए तो कन्या का दान होता है, कन्या के लिए दान नहीं होता अभी। आपको बात समझ में आई? इसने कहा कि जो लड़की उपहार ले जाती है अपने ससुराल के लिए तो उसमें बीजों का भी ले जाती है। अधिक उपज देने वाले बीजों का सावधानीपूर्वक चयन कर उन्हें अगली बुआई के मौसम में उपयोग के लिए सुरक्षित रखा जाता है। तो उन्होंने पूछ स्टार्टिंग में भी ऐसा ही हुआ होगा कि 2-3 अलग-अलग प्रकार के बीज बो के देखे होंगे और जिस बीज से आपकी बढ़िया फसल हुई, आपने क्या किया, उस फसल के कुछ अनाज के हिस्से को रख लिया कि अगली बार भी मैं यही बीज बोऊँगा ताकि मुझे फसल अच्छी हो भी। एक किसान के पास इतनी, स्टार्टिंग की बात करता हूँ मैं भी, कुछ संरक्षित नहीं था। एक किसान के पास इस प्रकार से 4 हिस्सों में ज़मीन थी। कितनी थी? 4 हिस्सों में ज़मीन थी, ए, बी, सी, डी। उसने ए प्रकार के, बी प्रकार के, सी प्रकार के, डी प्रकार की फसल उसने बो दी। गेहूँ की फसल थी, या किसकी? गेहूँ की या चावल की, लगा लीजिए, किसकी? चावल की भी। अब उसने देखा कि इसमें ए में तो कितने हुए? 10 कुंटल हुए, बी में 20, इसमें 15 और इसमें आपके 12 कुंटल हुए। ठीक है, जब उसने अनाज निकाल लिया, अब की बार तो अब को उसको पता चल गया कि सबसे ज़्यादा किसमें हुए हैं? बी में हुए हैं। बी किसमें हुए हैं? बी प्रकार के बीज बोए ना, तब उसके 20 कुंटल सबसे अधिक पैदावार हुई है। अब बीज वो किसका बनाएगा? ए का बनाएगा, बी का बनाएगा, सी का बनाएगा, डी का? आप कहेंगे सर बी का ही बनाएगा अभी, क्योंकि बी में सबसे ज़्यादा उपज हुई ना, तो बी के अनाज को क्या रख लेगा? संरक्षित रख लेगा अभी।
और अगली बार जब फिर बुआई का टाइम आएगा तो इसमें भी बी को उगाएगा, इसमें भी बी को उगाएगा और इसमें भी बी को उगाएगा। इस प्रकार इसके बीजों को यहाँ ये संभाल कर रख लेगा। अनाज का कुछ हिस्सा बीज के रूप में ये रख लेगा। अब तो क्लियर है बात। अर्थशास्त्र में मैंने आपको बताई थी कि बीजों से आपको किस प्रकार के निर्देश दिए गए बताए थे ना कि आपके कि इसमें दोबारा से एक बार सभी बुकें रिवाइज कीजिए। जो आपकी वर्त संहिता थी ब्राह्मीर की, उसमें क्या बताया गया था? उसमें सर ग्राफ्टिंग वगैरह बताया गया था। ठीक है, अर्थशास्त्र में क्या बताया था कि बीजों को संरक्षण की विधि बताया गया था कि बीजों को किस प्रकार, जैसे इसने रख ली ना, बी के बीज निकाल लिए, बी में ज्यादा फसल हुई, तो क्या करना है इसको। अर्थशास्त्र में विभिन्न प्रकार के बीजों की बुआई से उनकी तैयारी के निर्देश दिए गए हैं। उदाहरण के लिए कपास के बीजों पर गाय का गोबर लगाने की विधि बताई गई कि कपास के जो बीज है ना, तो उस पे क्या गाय का गोबर लगाइए भी। अनाज, फलियों और दालों को कुछ दिनों तक ओस में भिगोकर रखना होता है कि अनाज और ये आपके फलियां ना और दालों को कुछ दिनों तक आप भिगोकर रखना होता है भी। उसके पश्चात बोने से पूर्व धूप में सुखाया जाता है। ये किसके लिए है? दालों के लिए भी। रोपाई से पूर्व गन्ने के कटे हुए भाग पर शहद, घी, वसा और मिश्रण से लेप लगाकर गाय के गोबर से ढकने की परंपरा भी वर्णित। उसमें ये बताया गया कि यदि आप गन्ना उगा रहे हैं तो उस प्रकार से इसको बोइए भी, उगाइए। ठीक है, ये विधि आपकी 2-3 बताई गई अर्थशास्त्र में भी। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने गाय के गोबर और मूत्र से निर्मित बीजामृत नाम के मिश्रण को अन्य सामग्रियों के साथ मिलाकर बुआई से पूर्व बीजों पर लगाने की विधियां विकसित की है। तो अब देखिए, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद भी, याद रखिए, इसको क्या बोलते हैं? आईसीएआर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आईसीएआर बोलते हैं भी। अब यहाँ से आपको एक क्वेश्चन एमसीक्यू बड़ा जबरदस्त बनेगा। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद आईसीएआर ने गाय के गोबर और मूत्र से भी निर्मित बीजामृत नाम के मिश्रण को अन्य सामग्रियों के साथ मिलाकर, कि उसने कहा कि एक बीजामृत बना दिया। किसने बना दिया? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद परिषद ने। किससे बनाया है? गाय के गोबर और मूत्र से भी। ये क्या बनाया? बीजामृत बनाया। किसने बनाया? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने ये बनाया भी। अब क्या है कि बीजामृत नाम की अन्य सामग्रियों के साथ मिला कुछ और चीजें और ऐड करनी है। बुआई से पूर्व बीजों पर लगाने की विधियां विकसित की है। उससे क्या है कि जब आप बोने जा रहे हैं तो उससे पहले इसको क्या कर दें? बीजों पर लगा ले भी। इससे बीज खराब होने से बचते हैं और बीजों का अंकुरण समय भी कम हो जाता है कि बीज आपके जल्दी से आपके उगाते हैं भी। ठीक है, क्या बनाया उन्होंने? बीजामृत। गाय के गोबर और मूत्र से आपको क्या करना, कुछ चीजें, और जब आप उगाई करते हैं ना, तो बीजों में वो चीज आपको मिला लेनी, बीजामृत मिला लेना। एक दो चीजें और उस पे लिखी होगी कि अगर यदि आप कपास उगा रहे हैं तो कौन सी चीज मिलानी है, अलग अलग चीज। तो मिला के जब आप उगाएंगे ना, तो एक तो क्या होगा कि आपके बीज मर जाते हैं भी। बीज मरना मतलब जब वो पौधे के रूप में कन्वर्ट न हो, अंकुरित न हो, तो होता है बीज मर जाना। तो बीज आपके मरेंगे नहीं। और दूसरा क्या है कि मान लो कि एक पौधा आपका 3 दिन में उगता है, तो उसको आपका जल्दी 3 दिन से पहले उग जाएगा भी। अंकुरण समय उसका क्या हो जाता है? कम हो जाता है भी। चीजें क्लियर है आपकी? चलो भी। प्राचीन भारतीय कृषकों ने बीज बुआई के लिए एक देशज यंत्र का आविष्कार किया था। इस बुआई यंत्र से मृदा तैयार करना, बीज बोना, नाली को बंद करने का कार्य एक ही समय में हो जाता था। इससे उस कार्य में लगने वाले श्रम की बचत हो जाती थी, जिससे पहले 3 चरणों में अलग अलग करना पड़ता था। एक यंत्र था भी, हल मान लीजिए आप। तो उसमें क्या होता था कि इसमें 3 काम आपको बताए गए हैं भी, कि बुआई के लिए मृदा तैयार करना, कि आपकी जो मिट्टी है उसको तैयार करना, बिल्कुल मुलायम बनाना। हाँ सर। दूसरा काम है बीज बोना। फिर बीज बोने के बाद आपने नाली खोद दी ऐसे, उसमें बीज डाल दिए और फिर बीज को आप क्या करोगे, उसमें नाली को बंद करोगे। 3 काम हो गए ना। तो भारतीयों ने एक ऐसा यंत्र बना लिया, तीनों काम उससे एक साथ ही हो जाते हैं भी। प्राचीन भारतीयों का ये काम। आगे हम इसका डायग्राम आपको दिखाएंगे। वर्तमान में अधिकतर किसान विभिन्न कंपनियों से बीज क्रय करते हैं भी। आजकल के तो पहले तो होता था बीज को संभाल के रखा जाता था। कुछ ग्रामीण इलाकों में अब भी बीज संभाल के रखते हैं भी। ठीक है। अब तो क्या है आपका, कंपनियों से बीज क्रय करते, जैसे आप सुनते हैं कि बीज की थैली ले आ भी, गेहूं की थैली ले आ, बाजरे की थैली बोने के लिए। तो कंपनियों से क्या वो चीजें खरीदने लगते, बीज खरीदने लगते भी। ये बीज वैज्ञानिक विधियों से निर्मित किए जाते हैं। ठीक है, ये बीज किससे? हाइब्रिड बीज जिनको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइब्रिड, जिनको वैज्ञानिक विधि के द्वारा तैयार किया जाता है।
अधिक उपज इनसे होती है, फसल आपकी अधिक होगी और ये कीट प्रतिरोधी होते हैं भी। कीट प्रतिरोधी मतलब जब इन बीजों के जो पौधे बनेंगे ना, तो उनके जो बीमारियाँ लगने का चांसेज़ क्या होंगे आपके, कम होंगे भी। किंतु बाद में ये पौधे से जो बीज निकलते हुए अगली ऋतु में बुआई के योग्य नहीं होते, इसकी व्यापक आलोचना भी होती है। लेकिन इसमें देखिए भी, जो आपने देसी तरीके से फसल बोई है ना, तो उसका जो बीज होगा वो तो आप अगले तौर पर बो सकते हो, उसका जो अनाज होगा, लेकिन जो हाइब्रिड बीज है ना, इसका अनाज आप बोने के लिए नहीं रख सकते भी। ठीक है, इसकी व्यापक तौर पर आलोचना भी होती है क्योंकि इस कारण कृषकों को इन बीज कंपनियों पर निर्भरता बढ़ जाती है। अगली बार भी किसान को कहाँ से बीज खरीदना पड़ेगा? अगली बार भी किसान को कंपनियों से बीज खरीदना पड़ेगा क्योंकि ये जो बीज आपने बोए हाइब्रिड बीज, इनके जो पौधे बनेंगे, उन पौधे से जो अनाज होगा, उस अनाज से अगर आप उसको दोबारा बोएँगे, तो आपकी फसल इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होगी। इसलिए इन कंपनियों की काफ़ी ज़्यादा आलोचना हुई है। अब कंपनी करे भी तो करे क्या वे? दिक्कत क्या आ रही है? यदि इन्होंने एक बार हाइब्रिड बीज बना लिया और फिर किसानों ने उसी को कलेक्ट कर लिया, तो अगली बार कंपनियों से बीज कौन खरीदेगा? किसान तो बार-बार अनाज उगाएगा और वो निकालेगा और उसको बोता रहेगा। तो ये भी दोनों के लिए आपको समझना पड़ेगा अभी, ठीक है? तो कंपनियों का भी इसमें मुनाफ़ा होता है, किसानों को थोड़ी-सी परेशानी होती है, लेकिन काम ऐसा, वरना तो कंपनी आपकी बंद हो जाएँगी भी। मैं आशा करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। फिर भी आपका कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अब हम पढ़ेंगे कृषि पद्धतियाँ, पारंपरिक ज्ञान तथा आधुनिक नवाचार कि दोनों में किस प्रकार से हमने सामंजस्य बिठाया अभी। पहले कृषि कैसे होती थी और आज के ज़माने में कृषि कैसे होती है। तो मिलेंगे अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।